दोस्तों, इन दिनों फेक न्यूज चलाने वाले गोदी पत्रकारों के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। साहब की शान में कसीदे पढ़ने वाले पत्रकारों ने अपना जमीर बेचकर पत्रकारिता को किस मकाम पर पहुंचाया है, ये बात आज हर कोई बखूबी समझता है और जानता है। आज के इस दौर में आलम यह है कि पत्रकारिता बिकती जा रही है और साहब के साथ मिलकर फेक खबरों का धंधा चलाया जा रहा है। लेकिन कई बार होता यह है कि बड़बोलेपन में या कहें टीआरपी के लालच में इस कदर चूर हो जाते हैं ये लोग कि वो जो फेक खबरें फैला रहे हैं उससे आखिर समाज पर या उन फेक खबरों का शिकार हुए लोगों पर क्या असर पड़ता है, उनको पता ही नहीं होता। खैर, अब बात करें इस खबर की जो चर्चा में बनी हुई है, तो आपको बताऊं कि लखनऊ की एक अदालत ने समाचार एजेंसी एएनआई के संपादक स्मिता प्रकाश के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई शिकायत में उन पर आरोप यह लगाया गया है कि एजेंसी ने भारत निर्वाचन आयोग के नाम से झूठी खबरें प्रकाशित की। जी हां, सही सुना आपने। वहीं यह खबर सामने आने के बाद मीडिया जगत में हड़कंप मचा हुआ है, हलचल तेज हो गई है। फेक खबरें फैलाने वालों में हड़कंप और ज्यादा है। आपको बता दें कि बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक स्मिता प्रकाश को लेकर यह शिकायत पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि शिकायत प्रक्रियात्मक रूप से उचित है और इसलिए इस मामले को शिकायत के रूप में दर्ज किया जाए। वहीं इस मामले में अदालत ने कहा है कि शिकायत और लिखित प्रस्तुतियों को सुना और पढ़ा गया। इस स्तर पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र या फिर अधिकारों के गुण दोष में जाए बिना शिकायत प्रक्रियात्मक रूप से सही पाई गई। अध्याय 15 बीएनएस के प्रावधानों के मद्देनजर शिकायत को शिकायत मामले के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए। इसके बाद अदालत ने कहा कि इस मामले को शिकायत मामले के रूप में पंजीकृत किया जाए। साथ ही शिकायतकर्ता को शपथ के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए 26 तारीख को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया है कि एएनआई ने बार बार चुनाव आयोग के हवाले से ऐसे बयान दिए जो ना तो उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए थे और ना ही उसके सत्यापित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए थे। इसके साथ ही उन्होंने तर्क यह दिया कि ये एजेंसी द्वारा बिना किसी आधिकारिक समर्थन के आयोग के नाम पर झूठी खबरें प्रसारित करने के समान है। शिकायत में अगस्त 2025 के कई उदाहरणों का हवाला दिया गया, जिसमें सोशल मीडिया मंच एक्स पर एएनआई के पोस्ट और चुनाव आयोग से पहले या बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के प्रकाशित समाचार रिपोर्ट शामिल है। अपनी याचिका में ठाकुर ने 1 अगस्त 2025 को दोपहर 3:08 पर एएनआई के एक पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर चुनाव आयोग का एक बयान था, जिसमें राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर आपत्ति जताई गई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आयोग ने अपना आधिकारिक स्पष्टीकरण बाद में शाम 5:59 पर हिंदी में और शाम 6:55 पर अंग्रेजी में अपने एक्स हैंडल पर जारी किया, जिसमें आयोग द्वारा गांधी के बयान को भ्रामक, निराधार और धमकी भरा बताया गया। इसी के साथ उन्होंने आगे आरोप लगाया कि एएनआई ने बिना किसी आधिकारिक तथ्य या फिर सबूत के पूरी तरह से अपनी मर्जी से कई खबरों को चुनाव आयोग का बताकर प्रसारित किया। शिकायत याचिका में आगे कहा गया कि ऐसी कई खबरें ना तो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर हैं, ना ही उनके सोशल साइट्स पर, ना ही किसी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर प्रेस वार्ता आदि में इसको प्रस्तुत किया गया है। इन खबरों के समर्थन में केवल एएनआई के शब्द ही हैं। वहीं लाइव लॉ के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि इस प्रकार एएनआई को बिना किसी आधिकारिक समर्थन के आयोग के नाम पर झूठी खबरें प्रसारित या फिर जारी करते देखा गया। इसी तरह एएनआई से खबरों के लीक होने का मुद्दा एएनआई की कार्यप्रणाली से जुड़ा हुआ एक और अहम पहलू दर्शा रहा है। इसमें चुनाव आयोग के सिस्टम में एएनआई के अवैध घुसपैठ की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें अवैध रूप से अंदरूनी जानकारी हासिल करना और फिर उसे लीक करना शामिल है। इन तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता ने दावा किया कि यह कथित कृत्य प्रथम दृष्टया अवैध और आपराधिक कृत्य है, विशेष रूप से बीएनएस की धारा 318(2), 318(3), जो कोई भी ये जानते हुए धोखाधड़ी करेगा कि इससे किसी ऐसे व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने की संभावना है जिसके हित को उस लेन देन में जिसमें धोखाधड़ी संबंधित है संरक्षित करने के लिए वो कानून द्वारा या कानूनी अनुबंध द्वारा बाध्य था, उसे 5 वर्ष तक के कारावास या फिर जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। और कानून के अन्य प्रावधान शामिल हैं।
हालांकि दोस्तों वो एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस से संपर्क कर सकते थे, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना थी कि पुलिस विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने अदालत में सीधे शिकायत दर्ज कराना ज्यादा उचित समझा। उन्होंने अदालत से उनकी शिकायत की संज्ञान लेने और कथित आपराधिक कदाचार के लिए प्रकाश के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि एएनआई के संपादक स्मिता प्रकाश कोई पहली एंकर नहीं है जिन पर फेक न्यूज को लेकर मामला दर्ज हुआ है, बल्कि इससे पहले तमाम ऐसे एंकर हैं, गोदी एंकर हैं, जो इसकी जद में आ चुके हैं। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही आज तक की अंजना ओम कश्यप, उन पर मामला दर्ज किया गया, आदेश दिया जा चुका है। अंजना के शो को लेकर भी पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने ही आरोप लगाया कि शो का वीडियो आज तक के सोशल मीडिया अकाउंट पर इस कैप्शन के साथ अपलोड किया गया, 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए, भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। ठाकुर का आरोप है कि इस प्रसारण का मकसद 2 धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाना है। उन्होंने अदालत को बताया कि पहले उन्होंने राजधानी के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद उन्होंने निजी शिकायत दर्ज की। अपनी अर्जी में ठाकुर ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरी तरीके से राष्ट्रीय एकता के खिलाफ था और तथ्यों को इस तरह प्रस्तुत करता था जिससे जनता की भावनाएं भड़क सकती हैं। उनका कहना था कि यह सवाल उठाना कि विभाजन के बाद मुसलमान भारत में क्यों रुके, दरअसल उनके देश में बने रहने के अधिकार पर ही सवाल उठाता है। इस तरह की प्रस्तुति असहिष्णु व्यक्तियों को ऐतिहासिक सुधार की सोच रखने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि इस कार्यक्रम से भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत अपराध बनते हैं, जिनमें धार्मिक आधार पर समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाना, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक दावे करना और सार्वजनिक उपद्रव को भड़काने वाले बयान शामिल है। दरअसल आपको बता दूं कि अंजना ओम कश्यप के शो में बंटवारे की कहानी बताई गई थी। आज से 78 साल पहले आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन की रेखाएं खींची गई थी और धर्म के नाम पर भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए थे और यह विभाजन भारत के लोगों से पूछ कर नहीं हुआ था। यह बंटवारा मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की जिद पर और कांग्रेस की सहमति से हुआ था। 3 जून 1947 को जब भारत के आखिरी वायसराय लुई माउंटबेटन ने यह ऐलान किया कि मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस पार्टी भारत पाक विभाजन पर सहमत हो गए हैं, तब इस ऐलान पर कांग्रेस के ज्यादातर नेता तालियां बजा रहे थे। उस समय भी महात्मा गांधी अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने इस विभाजन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस बंटवारे के लिए अंग्रेज नहीं बल्कि भारत के नेता ही जिम्मेदार हैं। अंजना ने शो में आगे कहा कि यह बात भी इतिहास में दबा दी गई कि जिस ब्रिटिश अफसर को भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की लकीर खींचने का काम सौंपा गया था वो भारत के बारे में कुछ नहीं जानता था। इस ब्रिटिश अफसर का नाम था सिरिल रेडक्लिफ और इसे इस काम के लिए सिर्फ 5 हफ्तों का समय दिया गया था और इन 5 हफ्तों में सिरिल रेडक्लिफ 95% इन इलाकों में भी कभी नहीं गया था। 95% इलाकों में वो गया ही नहीं। फिर उसने किस तरह से इन तमाम चीजों में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, जहां उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींच दी। सोचिए इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी कई ऐसी बातें कही, शायद एक पत्रकार को नहीं कहना चाहिए और शायद इसी बात को लेकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ इतना माहौल बना। अब मामला जो है अदालत में पहुंच चुका है। वहीं एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश को लेकर यह मामला सामने आना मीडिया जगत में तहलका मचा रहा है। खैर, इस मामले पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।